इनकी संख्या में एक गुणात्मक बदलाव बीजेपी ने किया। 2011-12 में 4,670 पुलिस पर्सोनेल होते थे, वो भी 7,900 यानी करीब 8,000 पुलिस पर्सोनेल अभी गोवा में है। और बजटरी एलोकेशन भी लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए ये दुगना किया गया है। इतना ही नहीं तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल पिंक पुलिस फोर्स गोवा ने तैयार किया है, जो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। और इसके साथ साथ देश में सबसे ज्यादा क्राइम डिटेक्शन रेट ये गोवा का है, वो 93% है। और हीनियस क्राइम का 100% क्राइम डिटेक्शन रेट है, जो देश का सबसे बड़ा है। गोवा पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2 बार मिला है। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल 2021 का जो सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है वो मिला है। और कुल मिलाकर गोवा के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में एक गुणात्मक बदलाव बीजेपी की ओर से आया है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर के सेक्टर में भी बहुत बड़े पैमाने पर निवेश बीजेपी ने किया है। और करीब हमारी जो पीएचसी थी उनकी जो संख्या है वो 2.5 गुना बीजेपी की सरकार में बढ़ी है। और कॉटेज हॉस्पिटल से लेकर तो सुपर स्पेशलिटी विंग तक ये सारे नए चीजें ये बीजेपी ने की है। और साथ साथ 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य ये गोवा बना है। इसके साथ साथ जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, माननीय मोदी जी की और गोवा की सरकार, केंद्र सरकार ने गोवा को अभूतपूर्व अप्रत्याशित रूप से मदद की है। अगर हम देखें तो जिस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी उस समय गोवा को मिलता था, समझ लीजिए 2013-14 में केंद्र सरकार की ओर से 432 करोड़, और बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने दिया 2,567 करोड़, यानी 4 गुना 5 गुना पैसा ज्यादा ये केंद्र सरकार ने गोवा को यहां पर दिया है। इसके साथ साथ इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर गोवा में तैयार हुआ है। गोवा का जो मेन हाईवे है उस हाईवे का जो परिवर्तन बीजेपी की सरकार ने किया है, फिर आइकॉनिक जुआरी का ब्रिज हो या फिर अटल सेतु ब्रिज हो या फिर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, जिसको जानबूझकर इतने सालों तक दबाकर रखा गया, वो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसकी भी शुरुआत। और मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तो अगले इस साल के अगस्त तक उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट करने का काम ये वहां पर होने वाला है। इतना ही नहीं, रोड डेवलपमेंट के लिए गोवा गवर्नमेंट को पुरानी केंद्र सरकार की ओर से 2009 से 2014 तक मात्र 120 करोड़ रुपया मिला था। 5 साल में 120 करोड़ रुपया, और 14 से 19 ये 5 सालों में मिला 4,000 करोड़ रुपया। मतलब आप समझ सकते कि 120 करोड़ और 4,000 करोड़ रुपया। और उसके साथ साथ अलग अलग अगर हम गोवा को केंद्र सरकार की ओर से दिए गए पैसे का हिसाब लगाए तो मुझे ऐसा लगता है कि गोवा के इतिहास में पिछले 5 सालों में, मतलब हम 25 सालों का भी हिसाब लगाए तो पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने गोवा को बहुत बड़े पैमाने पर निधि दिया है। तो एक बदला हुआ गोवा लोगों ने अपनी नजरों से देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, एक साफ सुथरी छवि वाले चीफ मिनिस्टर को देखा है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एक अच्छे सुलझे हुए ढंग में गोवा की जनता ने देखा है। हमको पूरा विश्वास है कि फिर से एक बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार गोवा में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। आज हम लोग गोवा की लिस्ट जारी कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी इस लिस्ट को जारी करेंगे। आज 40 में से 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिस्ट हम लोग जारी कर रहे हैं। माननीय अरुण सिंह जी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने बैठक की अध्यक्षता की और सभी चुनाव समिति के सदस्य
उसमें भाग लिए। केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों की अपनी स्वीकृति दी है, मुहर लगाई है, उन नामों की मैं घोषणा कर रहा हूं। जनप्रिय, लोकप्रिय और ईमानदार गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, वह सांकली से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सांकली से चुनाव लड़ेंगे। बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। मांड्रे असेंबली नंबर 1 है, वहां से श्री दयानंद रघुनाथ सोपटे जी चुनाव लड़ेंगे। पेडने कंसोंसी नंबर 2, वहां से श्री प्रवीण आर्लेकर, उनको केंद्रीय चुनाव समिति ने स्वीकृति दी है, वह वहां से चुनाव लड़ेंगे। तिविम, यहां से श्री नीलकांत हलनकर यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मापुसा, वहां से श्री जोशुआ पीटर डिसूजा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। शियोलिम, यह विधानसभा है, यहां से श्री दयानंद मांद्रेकर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर में सीएम योगी को टक्कर देंगे चंद्रशेखर। गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भीम आर्मी पार्टी ने यह ऐलान किया है कि गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर ने यह ऐलान किया था कि वो अब किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। संवाददाता विवेक तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, सीधे तौर पर अब चंद्रशेखर ने यह मूड बना लिया है कि योगी आदित्यनाथ को टक्कर देंगे गोरखपुर सदर सीट से। जी बिल्कुल, अभी उनकी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उसने उनका नाम डिक्लेयर किया है। गोरखपुर सदर से चंद्रशेखर आजाद लड़ेंगे और यहीं से योगी आदित्यनाथ को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मजबूत प्रत्याशी, जो एक पार्टी का अध्यक्ष भी है, वो उनके सामने होगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने अभी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण ने इसमें लीड ली है और योगी आदित्यनाथ के मुकाबले खड़े होकर वो कुछ न कुछ जरूर हासिल करेंगे। वो जीते या हारे, लेकिन योगी को टक्कर देने के बाद उनकी अपनी हैसियत पार्टी में और अपने समर्थकों के बीच बड़ी हो जाएगी, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए। तो ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक पहला बड़ा नाम सामने आया है। चंद्रशेखर रावण पहले भी इस बात को कह रहे थे, जहां भी योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो अपने इस वादे को उन्होंने पूरा किया है। इलेक्शन में हार जीत होती रहती है, वो अलग बात है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे कद्दावर नेता के मुकाबले अपने आप को खड़ा करके लड़ना, ये चंद्रशेखर आजाद के लिए आगे चल करके बेहतर ही साबित होगा। उनकी पार्टी को भी इस्टेब्लिश करने में मदद करेगा, खासतौर से पूर्वांचल में। विवेक, ये जानना चाहेंगे आपसे कि चंद्रशेखर लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी को किसी भी तरह से सत्ता में नहीं आने देंगे। हालांकि उन्होंने तमाम कोशिशें की, बीएसपी की तरफ भी चेहरा घुमाया था कि शायद बात बन जाए। समाजवादी पार्टी में भी देखने को मिला कि अखिलेश यादव से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने फिर आरोप लगा दिया कि नहीं, दलितों का भला नहीं चाहती है समाजवादी पार्टी। हालांकि आपने देखा कि बाद में अखिलेश ने भी कह दिया कि अगर वो छोटे भाई की तरह चाहें तो काम कर सकते हैं साथ में। लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए अगर हम इस बात को सोचें कि इस बात का आने वाले वक्त में, आने वाले चुनावों में कितना असर पड़ेगा, चंद्रशेखर ने जो बात कही थी वो अब करके दिखा रहे हैं और पहला कदम उसकी ओर बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी ये माना जाता था कि जो बड़े नेता किसी पार्टी के इलेक्शन लड़ते हैं उनके सामने उसी पर दूसरी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं खड़ा होता। आमतौर पर ये परिपाटी रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े थे, ये पता था कि वो हार जाएंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने मुकाबला किया और उसी तरह की परिपाटी को चंद्रशेखर रावण भी आगे बढ़ा रहे हैं।
जिस तरह से उन्होंने उनकी पार्टी ने उन्हें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ डिक्लेयर किया है, घोषित किया है। जब तक अखिलेश यादव से समझौते की बात है, ये कहा जा रहा है कि 20 से 25 सीटें मांग रहे थे, जो शायद अखिलेश यादव के लिए संभव नहीं था दे पाना। हालांकि कुछ सीटें उन्होंने जरूर दी थी, 2 सीटें उनको दी गई थी, एक सीट जिस पर चंद्रशेखर रमण खुद लड़ना चाहते थे और एक दूसरी सीट भी थी। लेकिन अखिलेश यादव ने जैसे कहा कि बातचीत के दौरान ही कोई फोन आया, फोन करने के लिए वो बाहर गए और बाहर से अंदर आकर उन्होंने कहा कि अब वो अकेले लड़ना चाहेंगे। तो यहाँ से वो बात टूट गई। इसके बाद उन्होंने तमाम आरोप लगाए, जिसका खंडन भी अखिलेश यादव ने कर दिया था। लेकिन अब चंद्रशेखर रमण योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में हैं, तो क्या इतना मजबूत प्रत्याशी समाजवादी पार्टी देगी, बसपा देगी, कांग्रेस देगी, या उनको दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से कोई समर्थन मिलता है, ये अभी देखना बाकी होगा। लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर रावण ने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का जिक्र हो रहा है और बात अब क्योंकि यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। यूपी की सियासत में देखिए, इस बार तमाम दिग्गज जो है वो मैदान में उतर रहे हैं अलग अलग पार्टियों से। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन ऐसे में आप देखिए कि बीएसपी ने वहां पर मायावती ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर हैं जो सीधा योगी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं और वहां से एक प्रबल दावेदार की तरह अपने आप को पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव, उनके लिए भी अभी कुछ साफ नहीं हो पा रहा है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, आने वाले वक्त में चंद्रशेखर का कद जो है वो यहां से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि इस इलेक्शन का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुकाबले लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को उतारा है और इससे उनकी पार्टी को भी पूर्वांचल में स्टैब्लिश करने में मदद मिलेगी। क्योंकि अभी तक उनका जो बेस था वोट का, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ही था। अब वो पूर्वांचल से अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और वहीं से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो कुछ मदद उनको अपनी पार्टी को स्थापित करने में पूर्वांचल में भी मदद मिलेगी, नतीजा जो भी हो। बिल्कुल विवेक, अगर इसे देखा जाए तो पूर्वांचल में पकड़ की हम बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री की बात कर ले, उनकी पकड़ पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह से मजबूत है ये हमने पहले ही देख लिया है। ऐसे में चंद्रशेखर कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिन्हें लेकर इस सीट पर उतरेंगे? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा रहा है, दलितों का मुद्दा एक ऐसा है जिसको लेकर चंद्रशेखर लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं कि किस तरह एक वक्त था जब वो खुद जेल जा चुके हैं। ये तमाम मुद्दे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर चंद्रशेखर विचार कर सकते हैं और जिन्हें लेकर जनता के बीच उतर सकते हैं? मुख्य रूप से चंद्रशेखर रावण दलितों और अल्पसंख्यकों को जो उत्पीड़न हुआ है उस सवाल को लेकर के मैदान में उतरे थे। विशेषकर दलितों और अल्पसंख्यकों का एक समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, उसी के सहारे वो अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और गोरखपुर में भी जब वो लड़ने जाएंगे तो यही मुद्दे उनके सामने होंगे। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ज्यादा एग्रेसिव थे इस पूरे आंदोलन के दौरान, लेकिन गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में भी किसान हैं, उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। तो ये सारी चीजें होंगी जो चंद्रशेखर रावण के कैंपेन में हमें दिखाई देंगी। विवेक, अगर हम चंद्रशेखर की बात कर लें तो अब तक उनकी छवि जो है एक दलित नेता के तौर पर सामने आई है, लेकिन जब आप चुनाव के लिए उतरते हैं तो किसी एक वर्ग, किसी एक जाति या किसी एक विशेष धर्म के सहयोग से आप जीत हासिल नहीं करते हैं। उसके लिए सभी का साथ मिलना जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद जो कि अभी तक सिर्फ एक दलित नेता के तौर पर जाने जा रहे थे, ऐसे में सभी का साथ लेने के लिए और एक ऐसा नेता बन के दिखाना है उन्हें कि उन्हें सबकी परवाह है। इस छवि को बदलने के लिए किस तरह की कोशिशें होंगी? देखिए, इसके लिए वो क्या कोशिशें करेंगे ये आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने अपनी इमेज बनाई है और जो अभी तक के उनके मूवमेंट्स रहे हैं, आंदोलन रहे हैं, वो सारे दलितों और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के इर्द गिर्द ही घूमते रहे हैं। तो वहां भी उनके पास यही प्लान होगा। और बाकी दूसरी जातियों को वो किस तरह से जोड़ते हैं, गोरखपुर सदर में की अगर बात करें तो वहाँ निषादों का भी एक वर्ग है और निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है, वो दोनों अलायंस में लड़ रहे हैं। कुछ वहां पर माइनॉरिटीज के भी लोग हैं जिसका हो सकता है कि चंद्रशेखर रावण अगर मजबूती से लड़ते हुए वहां दिखाई दे तो उनका सपोर्ट मिल सकता है उन्हें। लेकिन बहरहाल कद उनका अपनी पार्टी में बड़ा है और ये भी देखना पड़ेगा कि दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो किस तरह के प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ के सामने देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। उसी के आधार पर उनको कितने वोट मिलते हैं, वो कितना कामयाब होते हैं, ये सब कुछ तय होगा।
बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए। एक बार फिर से अपनी जनता को बता दें कि आखिर पूरा मामला है क्या। आप देखिए कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने ये ऐलान कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और पहले से ही वो इस बात को कह चुके थे कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ही वो चुनाव लड़ेंगे। वो जिस सीट से लड़ेंगे वहीं से चंद्रशेखर लड़ने वाले थे। हालांकि बीच में तमाम कोशिशें चंद्रशेखर ने की थी कि वो किसी पार्टी से गठबंधन कर ले, लेकिन तस्वीर एकदम उलट नजर आई। बीएसपी से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, समाजवादी पार्टी से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद गाजियाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था और बताया था कि हम अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। और ऐसे में उन्होंने अब खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट अपना नाम जो है वो आगे कर दिया है अपनी पार्टी की ओर से। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, अगर हम पूरा इस समीकरण को समझने की कोशिश करें, गोरखपुर सदर सीट पर जिस तरह भी मैंने भी जिक्र किया कि एक दलित नेता के तौर पर उनकी छवि है, लेकिन सभी का साथ उन्हें चाहिए, ऐसे में क्या वहां का समीकरण है? देखिए, जो सदर की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है और खास तौर से जो गोरखपीठ मठ है वो उसके प्रभाव क्षेत्र में आता है और जिसको मठ चाहता है वही जीतता रहा है। आपको याद होगा कि एक बार ऐसा भी वक्त आया था जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ ही योगी आदित्यनाथ ने अपने हिंदू युवा वाहिनी से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को उतार दिया था और मठ उनको वो चुनाव जिता करके लाया था। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां पर हार गया था। तो गोरखपुर सदर सीट का जो समीकरण है वह पूरी तरह से मठ के आसपास ही रहता है, उसके प्रभाव में ही रहता है। इसलिए चंद्रशेखर रावण की राह बहुत ही ज्यादा मुश्किल है योगी आदित्यनाथ के मुकाबले, क्योंकि वहां पर दूसरी तरह की सियासत है और मठ को लेकर के जो लोगों में श्रद्धा है, जो आस्था है, उसका असर वोट में और मतदान के दिन देखा जाता है। विवेक, आप बने रहिए, जरा ग्राफिक्स के जरिए कुछ खास जानकारियां हम अपने दर्शकों को दे दें। तो गोरखपुर से आप देखिए कि यहाँ पर बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। उधर चंद्रशेखर आजाद को आजाद समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है गोरखपुर सदर सीट से। बेहद अहम है अब यह मुकाबला, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार ये बात कहते रहे हैं कि बीजेपी की नीति और रणनीति के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और बताएंगे कि किस तरह पर दलितों पर अत्याचार बीजेपी की सरकार में हुआ है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद अब तक लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, सीएम पर हमलावर रहे हैं और अब सीधे तौर पर टक्कर देने का मूड बना चुके हैं चंद्रशेखर और इसका ऐलान भी कर चुके हैं। तो गोरखपुर में सीएम योगी को टक्कर देने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद और ऐसे में एक दलित नेता के तौर पर जो उनकी छवि है उसे वो कैसे बदलेंगे और कैसे वो ये बताएंगे कि उनका जो समर्थन है, उनकी जो कार्यनिष्ठता होगी वो हर वर्ग के लिए होगी, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए होगी। क्योंकि ऐसे में अभी जिस तरह हमारे संवाददाता ने भी बताया, विवेक हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने बताया कि गोरखपुर सदर सीट के समीकरण ही कुछ इस तरह हैं कि जिसे गोरक्षपीठ मंदिर का समर्थन मिलता है वो ही यहाँ पर इस सीट पर जीत हासिल करता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से आते हैं और इन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसकी फेहरिस्त चंद्रशेखर ने बनाई है, जिसके जरिए वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। और सबसे प्रमुख मुद्दा जो सामने आ रहा है वो यही है कि दलितों पर जिस तरह से अत्याचार हुआ है, हालांकि सबसे अहम चीज है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण की पकड़ है, लेकिन ऐसे में पूर्वांचल में पूरी तरह से समीकरण जो हैं वो बदल जाएंगे। पूर्वांचल में बात जो है वो कहीं ना कहीं बदलती नजर आ रही है। चलिए एक बार फिर से दिखाते हैं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस इस वक्त क्या कह रहे हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा देते हैं। ओबीसी से 11 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने गोवा के लिए 34 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है।
ओबीसी से 11 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी ने गोवा के लिए अपने 34 उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है, जिसमें ओबीसी के 11 उम्मीदवार हैं। अभी कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं गोवा में बीजेपी को बदनाम करने की कोशिशें कर रही है। तो गोवा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, यहां बीजेपी ने गोवा के लिए 34 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और ओबीसी से 11 लोगों को उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा में चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने 34 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है और अभी कुछ देर पहले ही इसका अनाउंसमेंट किया गया। ऐसे में ओबीसी वर्ग से 11 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य। बीजेपी में शामिल हो गई हैं प्रियंका मौर्य। कांग्रेस से टिकट ना मिलने से नाराज थी प्रियंका। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को समर्पित एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें पोस्टर पर प्रियंका मौर्य को आप देख सकते हैं, लेकिन टिकट ना मिलने के बाद ये नाराजगी प्रियंका की खुलकर सामने आई और उन्होंने हाथ का साथ छोड़कर कमल खिलाने का इरादा कर लिया। यहां प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हो गई हैं, कांग्रेस की पोस्टर गर्ल हैं। जिस दौरान कांग्रेस ने महिलाओं को समर्पित ये घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें पोस्टर पर भी तवज्जो दी गई थी, लेकिन जब ये तवज्जो टिकट बंटवारे में नहीं मिली तो प्रियंका ने बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस में टिकट ना मिलने से वो नाराज हुई थी, लेकिन क्या कांग्रेस की पोस्टर गर्ल को बीजेपी में वो तवज्जो मिलेगी या नहीं, यहां टिकट को लेकर किस तरह की बातचीत हुई है, ये तस्वीरें आगे जाकर साफ जरूर होंगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी में कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य शामिल हो गई हैं। टिकट ना मिलने से नाराज थी प्रियंका, तो बीजेपी में कांग्रेस की पोस्टर गर्ल जो है वो आ चुकी हैं। बीजेपी की अगर बात कर लें तो यहां पर संघमित्रा मौर्य और अपर्णा यादव को पोस्टर गर्ल बनाया गया है। वहीं अभी बीजेपी का भी कहना है कि लड़ाई तो दरअसल अब शुरू हुई है। वहीं संघमित्रा मौर्य का बगावती तेवर भी देखने को मिला।